यस, गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, हम लोग जो है गांधी जी के बारे में हम लोग कुछ पढ़ाई कर रहे थे। ओके, और हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से गांधी जी ने भारत में आकर के तुरंत ही क्या करते हैं, 3 प्रमुख आंदोलन में भाग लेते हैं और उसको क्या करते हैं, सफल बनाते हैं। बात के लिए अब हम लोग आगे देखते हैं उसके बाद का। अब देखिए, एक आता है हम लोग हमारा मुस्लिम लीग, इसको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा बहुत हल्का सा हम लोग नॉलेज, जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर जाएंगे उस वक्त हम लोग मुस्लिम लीग जो है किस प्रकार से हमारे देश के आंदोलन में क्या इसका भूमिका रहा था, पॉजिटिव भूमिका रहा था या फिर नेगेटिव भूमिका रहा था, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। और वो जो है 1942 के समय हम लोग को पता चलेगा, ठीक है, जब बेबल के साथ कुछ संधि होगा हमारे देश के नेताओं के साथ। ओके, तब हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम लीग जो है क्या किया था उस वक्त। लेकिन अभी बस हम लोग उसका थोड़ा सा भाग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुस्लिम लीग के बारे में। तो अगर इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कि ये जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब हुई थी, और दूसरा पूछा जा सकता है कौन सा, कि इनके जो संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात के लिए तो सबसे पहले आप लोग को ये याद रखना है कि जो मुस्लिम लीग था इसकी स्थापना जो होता है ये बंगाल विभाजन के तुरंत ही बाद हो जाता है। आप लोग को ये तो पता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो उसके जस्ट 1 साल के बाद यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। और अभी आप लोग को ये जानना है कि जो मुस्लिम लीग का जो है संस्थापक का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आगा खां हो जाएगा और एक हो जाएगा सलीमुल्लाह खां। इन दोनों को याद एकदम रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुस्लिम लीग का संस्थापक का नाम क्या है। हो सकता है कि ये दोनों का नाम लिखा रहे या फिर कोई एक का नाम ही लिखा रहेगा, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी एक आ जाता है, आगा खां या फिर सलीमुल्लाह खां। बात क्लियर। अब देखिए, यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, इस समय यानी कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी तब उस वक्त जो है भारत का वायसराय का नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो इस वक्त जो है भारत का वायसराय का नाम था मिंटो द्वितीय था। कौन था, मिंटो द्वितीय। बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। और राज्य सचिव का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन सा, एक पूछेगा कि मुस्लिम लीग के समय, ओके, जब इसकी स्थापना हो रही थी तब उस वक्त भारत का वायसराय कौन था, ठीक है, वायसराय कौन था। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि इस वक्त जो है भारत का राज्य सचिव कौन था, राज्य सचिव, ठीक है, ये पूछा जाता है। सचिव ये होगा, ठीक है, राज्य सचिव कौन थे। अब हम आप लोगों को बता चुके थे कि राज्य सचिव का मतलब क्या होता है, ये चीज़ हम आपको पहले ही बता दिए थे। राज्य सचिव कौन होता था, तो जो राज्य सचिव जो होता था ये जो ब्रिटेन के जो मंत्री होते थे उसी में से ही एक होता था। जैसे कि हमारे देश में क्या है, बहुत सारे क्या है, एमएलए हैं या फिर एमपी है। ओके, तो एमएलए को तो छोड़िए, बहुत छोटा पोस्ट का होता है। जो एमपी लेवल का जो होता है तो उसमें से क्या होता है, किसी को जो भी मंत्री पोस्ट दिया जाता है उसमें से एक मंत्री पोस्ट होता था राज्य सचिव के बारे में। ये क्या करता था, इसका काम क्या था, जो भी राज्य सचिव होते थे इनका काम ये होता था कि ये जो है जो भी देश को अंग्रेज लोग क्या किए थे, गुलाम बना के रखे हुए थे, उसके वहाँ पर जाते थे वे, ठीक, उस देश में बैठते थे और वे देखते थे कि वहाँ के जो वायसराय है वो किस प्रकार का काम करते थे, किस प्रकार का काम कर रहे हैं, और इनकी सूचना क्या करते थे, इनकी सूचना जो है वे ब्रिटेन की राजा तक पहुंचाते थे। ये होता था राज्य सचिव का काम। बात क्लियर। देखिए, वायसराय क्या था, वायसराय जो था ये हेड पोस्ट में होता था, यानी कि देश जो है इसके हाथ में था, वायसराय के हाथ में। लेकिन वायसराय क्या काम कर रहा है, क्या अच्छा काम कर रहा है या फिर बुरा काम कर रहा है, इसकी सूचना राज्य सचिव जो था वो ब्रिटेन की राजा तक पहुंचाता था। बस राज्य सचिव का यही होता है काम। बात के लिए हम बता चुके थे। तो देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय
भारत के वायसराय का नाम क्या था? तो इसका नाम था क्या? मिंटो द्वितीय। कौन था? मिंटो द्वितीय। ठीक है, मिंटो द्वितीय। और राज्य सचिव कौन था? तो राज्य सचिव का नाम था मेयो। कौन था जी? मेयो था। बात क्लियर? तो ये दोनों जो था बहुत ही डेंजर थे, बहुत बदमाश थे लोग। क्या करते थे? जो मिंटो द्वितीय जो था ये क्या करता था? ये जो है मुसलमानों को उकसाता रहता था। ये बोलता रहता था कि देखो तुम लोग जो है हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते हो, तुम लोग को क्या करना चाहिए? तुम लोग को जो है अलग देश की मांग करना चाहिए। और इसी के कहने के कारण ही क्या होता है? मुस्लिम लीग का क्या होता है? स्थापना होता है। और बाद में हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से यही मुस्लिम लीग क्या करता है? हमारे देश को दो भागों में तोड़ने पर सफल हो जाता है। इसी कारण होता है, मुस्लिम लीग के कारण ही क्या होता है? हमारा देश जो है दो हिस्सों में टूट जाता है, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान के रूप में। बात क्लियर? लेकिन ये जो चीज़ है अभी तुरंत ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम तुरंत पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे जो है टॉपिक को लिंक करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब मज़ा आएगा। बात क्लियर? यहाँ तक पूछा जाएगा वायसराय कौन था? मिंटो द्वितीय। राज्य सचिव कौन था? मेयो। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका था। क्या किया था मिंटो द्वितीय ने? क्या किया था? ये जो है मुसलमानों को क्या किया था? मुसलमानों को जो है बहकाना शुरू किया था, उकसाना शुरू किया था। ओके, और क्या किया था? 1905 में 1905 में क्या होता? जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तब क्या था? तब जो ये मिंटो द्वितीय है इन्होंने भी इसको मान सम्मान क्यों बोले गधा को? इसने बोलो, ठीक है। तो इसने क्या किया था? इसने जो है जिस प्रकार से बांग्लादेश, अभी जो इलाका है बांग्लादेश, ठीक है, उस वक्त जो है उसका नाम पूर्वी बंगाल हुआ करता था। और अभी जो पश्चिम बंगाल है, जो हमारा राज्य है, उसको पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता था। जो पूर्वी बंगाल है वहाँ पर क्या था? उस क्षेत्र में मुस्लिम लोग बहुत अधिक थे। और ये बोलता था कि हम जो है तुम लोग का संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। कौन बोलता था? ये मिंटो द्वितीय ने बात किया था। ओके, यानी कि मिंटो द्वितीय जो है ये क्या किया था? ये जो है हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने का काम ये बहुत किया था। यहाँ तक बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया? इस वक्त भारत का वायसराय कौन था? मिंटो द्वितीय था। और देखिए यहाँ लिखा भी गया है राज्य सचिव कौन था? राज्य सचिव जो था वो मेयो था। कौन था? मेयो। ठीक है। अब देखिए 1909 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों को अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया था। अब इसमें एक चीज़ है कि अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है? इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना होता है 1906 में। लेकिन उसके 3 साल के बाद यानी कि 1909 में क्या होता है? इसके 1909 में होता है जो मुस्लिम लीग जो है इसने डिमांड किया कि हमको क्या चाहिए? हमको जो है अलग से निर्वाचन क्षेत्र हमको दे दो, हम लोग शांत हो जाएंगे। ये जो 1909 में जो बात हुआ यही आधार बना हमारा देश का बंटवारे का। यानी कि ये जो क्या किया? ये जो है अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र मतलब यानी कि उन लोग का अलग से क्षेत्र होगा और वे जो है अपने हिसाब से वोटिंग कराएंगे वहाँ पर। और इनके इस क्षेत्र में क्या होगा? इनके इस क्षेत्र में जो है मुसलमानों की बहुतायत होगी, बहुसंख्यक होंगे मुसलमान। इस प्रकार से ये चीज़ को पृथक किया गया था। बात क्लियर? अब बाद में क्या होता है? धीरे धीरे क्या होगा? इसी से क्या होगा? इसी से जो है आग फैलेगी। बताया जाता है कि हल्की सी चिंगारी से क्या होता है? जंगल में आग लग सकता है। तो ये जो था, जो अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो मांग किया गया था, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ये क्या होता है? यही जो है भारत के टुकड़े का चिंगारी था। ओके, अब क्या होता है कि 1909 में क्या होता है? मुस्लिम लीग को अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र इसको मिल चुका था, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण जो कांग्रेस था इसने क्या किया? इसने और मुस्लिम लीग में क्या हो गया? विवाद हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। पहले क्या था? पहले दोनों का एक ही विचार हुआ करता था। क्या विचार? कि हम लोग जो है देश को आज़ाद कराएंगे। लेकिन बाद में क्या होता है? जैसे ही मुस्लिम लीग को क्या हो गया? अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, तो कांग्रेस में जितने भी नेता थे वे क्या बोले? ये बोले कि भाई ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसा करने से क्या होगा? हमारा देश ही बंटवारा हो जाएगा, हमारा देश का बंटवारा हो जाएगा। यानी कि कांग्रेस जो है इसके खिलाफ थी। किसके खिलाफ? अलग निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ था। लेकिन मुस्लिम लीग बोल रहा था कि नहीं भाई, हमको तो मिलना ही चाहिए। ओके, तो फिर क्या होता है? फिर इन दोनों में, दोनों का मतलब यानी कि कांग्रेस में और जो मुस्लिम लीग था, इन दोनों में विवाद हो गया। क्या हो गया? इन दोनों में विवाद हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं आगे की ओर।
अब चलिए अब देखते हैं। अब देखिए इसके बाद जितना भी होगा मुस्लिम लीग के बारे में वो लोग हम लोग धीरे धीरे आगे आगे पढ़ेंगे, जहाँ पर इसका काम आएगा वहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे बाद में कि 14 सूत्री जिन्ना मांग वो क्या होता है, इसमें हम लोग लिंक करेंगे, मुस्लिम लीग को लिंक करेंगे बाद में। ओके, तो क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता हम लोग देखेंगे बाद में। अब देखते हैं 1916 में क्या था, एनी बेसेंट तथा तिलक जी ने क्या किया था, इसके सहयोग से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल तथा मुस्लिम लीग एक हो गए थे। जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है कि 1905 के बाद क्या हो गया था, देखिए इसको याद रखिएगा। 1905 में क्या हो गया, बंगाल विभाजन, बात क्लियर। 1906 में क्या था, इसमें हो गया मुस्लिम लीग का गठन हो गया। 1907 में क्या हो गया, 1907 में जो है जो कांग्रेस है उसका विभाजन हो गया। यानी कि कांग्रेस में जो नरम दल था और जो गरम दल था, इन दोनों के कारण क्या हो गया, कांग्रेस जो है दो टुकड़ों में बट गया। बात क्लियर। क्यों टूटा कांग्रेस, क्यों टूटा, क्योंकि कांग्रेस में जो है क्या था, पहले का जो कांग्रेस था यानी कि 1900 से पहले का जो भी कांग्रेस था, वहाँ पे जो भी नेता लोग थे यानी कि जो भी लोग थे, जो भी मेंबर थे, उसमें जो भी लोग थे वे क्या थे, ये जो है नरम प्रवृत्ति के लोग थे। नरम मतलब यानी कि ये चाहते थे कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है अहिंसा के मार्ग में चलेंगे और हम लोग को क्या मिल जाएगा, स्वतंत्रता मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1885 में हुआ था। तो वहाँ से लेकर के 1905 तक क्या हो गया, 1905 तक जो है पूरी तरह से जो कांग्रेस के जितने भी मेंबर थे ये सभी चाहते थे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है आराम से कांग्रेस के सामने में जाएंगे, हाथ जोड़ के उनसे मांग करेंगे कि हमको ये दो, हमको ये दो, हमारे देश को आज़ाद कर दो। इस प्रकार का मांग रखेंगे तो क्या होगा, कांग्रेस लोग का हृदय जो है पिघल जाएगा और हमको आज़ाद कर देगा, ये वो लोग चाहते थे। लेकिन बाद में जब 1905 हुआ और जब बंगाल को दो भाग में विभाजित कर दिया गया, तब वहाँ के जो लोग थे क्या हो गया, इनमें जो है अब सोच आ चुकी थी कि भाई बस अहिंसा के मार्ग में चलने से हम लोग को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए अभी हम लोग को विद्रोह करना पड़ेगा। और इस वक्त जो है कांग्रेस में ऐसे लोग जो है यहाँ आने लगे जो क्या थे, जो गर्म प्रवृत्ति के थे। गर्म प्रवृत्ति मतलब यानी कि भाई तुरंत गुस्सा हो जाएगा, मारकाट में वो आगे आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से था। तो ये दोनों में क्या हो गया, 1907 में जो है कांग्रेस में क्या था, कांग्रेस में जो भी डिसीजन लिया जाता था उसमें गरम दल का अलग पक्ष होता था और जो नरम दल था उसका अलग पक्ष होता था। तो 1907 आते आते ये पता चल गया था कि कांग्रेस जो है, अब कांग्रेस में जो सोच था पहले जैसे वो अब वैसा नहीं रहा। अब इनके जो सोच है, सोचों में भी बंटवारा होने लगा। तो आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार जो है 1907 में कांग्रेस का जो नरम दल, कांग्रेस जो था वो दो भाग में टूट गया। एक था हमारा नरम दल और एक हमारा कौन, गरम दल, इसमें आ गया। बात क्लियर। अब देखिए क्या था, अब हम आप लोग को पहले बता चुके थे, शायद नहीं बताए हैं, ठीक है, या फिर बता चुके होंगे हम इससे नेक्स्ट क्लास में कि 1916 में क्या हुआ था, होम रूल आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और होम रूल आंदोलन कहाँ से लिया गया था, तो होम रूल आंदोलन जो है ये कहाँ से था, इसको जो है एनी बेसेंट और तिलक जी ने इसको क्या किया था, इसको जो है इंडिया में अप्लाई किया था। बात क्लियर। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे, अगर नहीं पढ़ाए तो आगे में है सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, या फिर पढ़ा चुके हैं हमको याद नहीं आ रहा है, देख लेंगे। एक्चुअली बहुत दिन बाद क्लास हो रहा है, कुछ चीज़ों में हम फंस गए थे। ओके, बहुत सारा काम था, ऐसे भी 9 से 3 बजे तक ड्यूटी रहता है, फिर आने से लेट हो जाता है। चलिए अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब सब कुछ जो है पहले जैसे क्लास अभी चलेगा, बस आप लोग को पढ़ना है यहाँ। ओके, अब देखिए क्या था 1916 में क्या था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के कारण क्या होता है, फिर से एक मीटिंग रखा जाता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी ये तीनों, ठीक है, कौन कौन, कांग्रेस का नरम दल गरम दल दो गुट में टूट गया था, और जो मुस्लिम लीग था इनको क्या करता है, इनको जो है ये दोनों कौन कौन, एनी बेसेंट और जो बाल गंगाधर तिलक जी है, इनको क्या करता है, इनको जो है एक मंच में लाता है, तीनों को एक मंच में ले आता है, समझा बुझा के लाता है। बोलता है कि देखो अभी अगर आप लोग अपना अपना बारे में अगर सोचोगे तो देश को स्वाधीनता नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करना है, इसलिए अभी कुछ समय के लिए अपनी मांगों को भूल करके हमें ध्यान कहाँ देना चाहिए, हमको ध्यान देना चाहिए हमारे देश के ऊपर,
किसी भी प्रकार से हम लोग क्या करना है, देश को स्वाधीन करना है, फिर बाद में देखा जाएगा, अपने अंदरूनी चीज़ों के बारे में देखा जाएगा। तो ये बात बोल के क्या करता है, ये दोनों जो है लखनऊ अधिवेशन में क्या करते हैं, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल और जो मुस्लिम लीग है, ये तीनों को एक स्थान में लाते हैं, एक मंच में लाते हैं और तीनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसके कारण ही क्या होता है, इसके कारण ही 1917 में एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस का, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष होगी 1917 में। ओके, तो यहाँ पे बात क्लियर हो चुका है। अब देखिए क्या होता है, फिर क्या होता है, मुस्लिम लीग को एक हो गया था तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। अब देखिए, जब 1909 में, पहले हम बता चुके थे 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। 1909 में क्या हुआ था, 1909 में जो हुआ था कि मुस्लिम लीग चाहते थे कि उनको जो है पृथक यानी कि अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए और उनको मिल भी गया था। लेकिन इसका विरोध कौन किया था, तो इसका विरोध किया था कांग्रेस ने किया था। फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में 1916 में कांग्रेस ने जो है ये एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है भाई, मुस्लिम लीग तुम लोग जो मांग किया था कि अलग से पृथक तुम लोग को निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, वो तुमको दे देते हैं, लेकिन तुम लोग क्या करो, तुम लोग जो है हम लोग के साथ मिल करके संग्राम को आगे बढ़ाओ ताकि हमारा देश जो है जल्दी से क्या हो जाए, जल्दी से स्वाधीन हो जाए, फिर बाद में देखा जाएगा तुमको जो चाहिए। इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से जो है ये चीज़ होता है। बात क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। अब देखिए 1930, ठीक है, अब हम लोग मुस्लिम लीग के बारे में देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं। 1930 के दशक में क्या होता है, मोहम्मद इकबाल, क्या आप लोग को पता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये जो गाना है ये कौन लिखा है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, या फिर क्वेश्चन में नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी एक नॉलेज होना चाहिए, तो ये जो गाना है ये कौन लिखा था, तो ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। क्या लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। लेकिन बाद में मोहम्मद इकबाल किस प्रकार से चेंज हो जाता है, आप लोग इस बात से सोच सकते हैं कि 1930 में क्या बोलता है, मोहम्मद इकबाल ने कहा कि हिंदुस्तान जो है एक देश के रूप में नहीं रह सकता है, इसलिए देश को बंटवारे की ज़रूरत है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वो कौन सा शख्स था जिसने पहली बार द्विराष्ट्र की मांग की थी, किसकी बात की थी, द्विराष्ट्र की मांग की थी या फिर द्विराष्ट्र की बात कही थी, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। नोट करके रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। मोहम्मद इकबाल वही इंसान है जो क्या किया था, जो देश के बारे में, हमारे देश के बारे में इतना अच्छा संगीत लिखा था। लेकिन बाद में क्या करता है, 1930 आते आते इसकी सोच बदल गई और इसने कहा कि देश को जो है द्विराष्ट्र के रूप में अपनाया जाए। ठीक है, द्विराष्ट्र मतलब यानी कि देश को दो भाग में बांटना, यही होता है। और देखिए अभी भी है, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान हो चुका है। ओके, बांग्लादेश को बात छोड़ो भाई, बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान की बात था, जगह था। ओके, अब देखते हैं तथा, ठीक है, तथा चौधरी रहमत अली, ठीक है, जो चौधरी रहमत अली था, इसने क्या किया था, इसने जो है पहली बार जो उसको अलग से पृथक या फिर अलग से जो निर्वाचन क्षेत्र मिला था, उस क्षेत्र का नाम भी इसने रख दिया। क्या नाम रखा, उसका नाम रखा था पाकिस्तान, इसने रख दिया था। बात क्लियर। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा भाई, तो एक था वो कौन सा शख्सियत था जिसने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात कही थी, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि पाकिस्तान नाम जो है सबसे पहले किसने रखा था, तो चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का उच्चारण किया था। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो चुका है। आई होप सबको समझाने में हम कामयाब रहे हैं। अब चलते हैं आगे। हाँ, और आज रात से, ठीक है, 7 बजे से क्या हो जाएगा, आप लोग का जो है स्पेशल CDP क्लास होगा। स्पेशल का मतलब यानी कि अभी तक हम आप लोग को क्या किए हैं, एक बार हम आप लोग को CDP कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ये दूसरी बार CDP का हम शुरू कर रहे हैं, CDP शुरू कर रहे हैं। ओके, फिर क्या होगा कि इसमें जो है ये किस लिए इतना इंपॉर्टेंट है जो CDP अभी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें हम वो चीज़ भी पढ़ाएंगे जो हम आपको पहले नहीं पढ़ाए थे। तो इसलिए इस क्लास को कम से कम 7 बजे वाला क्लास को मिस नहीं करना है, एकदम देखना है। और हाँ, इतना एक बात हम गारंटी से बोल रहे हैं कि अगर कोई भी ये 7 बजे वाला जो बैच हम करा रहे हैं, जो YouTube में रहेगा, लाइव रहेगा, वो जो भी उसको देख लेगा, तो गारंटी देते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा CDP में
आप लोग उसको नहीं बना पाओ, एकदम बनेगा गारंटी के साथ। और हम आपको बताते जाएंगे कि भाई कौन सा क्वेश्चन जो है किस प्रकार से जेटेट में क्वेश्चन आया था या फिर किस प्रकार से सीटेट में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब कराएंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे, हम जो है 25 टॉपिक है, 25 टॉपिक 25 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश यानी कि कुछ कुछ ऐसा थ्योरी है जो एक क्लास में नहीं हो पाएगा, 2 क्लास लगेगा। जैसे कि साइकोडायनामिक थ्योरी या फिर साइको एनालिटिक थ्योरी जो भी बोलिए उसको, जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था, इसमें 2 क्लास लगेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग। इस थ्योरी को एकदम देखना है। ये थ्योरी जैसे ही 25 टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा, सीडीपी का जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया या फिर जो भी क्वेश्चन आ सकता है, उसका हम बौछार कर देंगे। 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थ्योरी कंप्लीट होने के बाद। और इतना गारंटी देते हैं कि सीडीपी में पूरा मास्टर बना देंगे। ठीक है, इतना गारंटी है। तो चलिए वो हम लोग रात को देखेंगे, रात 7 बजे देखेंगे हम लोग। शुरू करते हैं फिर से। यहाँ तक समझ में आ चुका है, यानी कि अब तक जो है हम लोग हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग चैप्टर 8 में घुस रहे हैं। चैप्टर 8 का नाम क्या है? तो चैप्टर 8 का नाम है आंदोलन। यानी कि अब हमारे देश में जो इम्पोर्टेंट वाला जो आंदोलन हुआ था, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। बात क्लियर? एक एक करके जानेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखिए, आंदोलन में हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, हम ये नहीं पढ़ाए थे, तो सबसे पहले पढ़ाएंगे होम रूल आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा से लगेगा, बहुत ज़बरदस्त थ्योरी है भाई ये। तो इसको ध्यान से बस देखना है कि होम रूल आंदोलन क्या था, ये कहाँ से प्रभावित था और इसको सबसे पहले कौन लाया था, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो होम रूल आंदोलन है, इसकी शुरुआत जो है आयरलैंड में हुई थी, ये बताया जाता है। यानी कि होम रूल आंदोलन जो है सबसे पहले इंडिया में नहीं आया था। ये कहाँ आया था? ये आया था आयरलैंड से, ये प्रेरित था। यानी कि ये आंदोलन जो है आयरलैंड से प्रेरित था, जहाँ पर हमारे देश में जो है ये आंदोलन था, ये 2 चरणों में हुआ था। 2 चरण मतलब यानी कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में हुआ था। एक यानी कि 2 बार में हुआ था ये। ओके, कौन सा? होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन क्या था? ये जो है हमारे देश में 2 रूप में आया था, 2 चरण में आया था। पहला हो गया प्रथम चरण और दूसरा हो गया दूसरा चरण। ठीक है, अब देखिए आप लोग पूछेंगे कि भाई होम रूल आंदोलन का मतलब क्या है? तो होम से क्या होता है? घर। तो ऐसे मत सोच लेना। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन का मतलब होता है कि जो ब्रिटेन जो हमारे देश में क्या कर रहा था? राज कर रहा था। तो इस आंदोलन का मतलब ही ये था कि अंग्रेज को ये बोलना कि भाई तुम क्या करो, तुम जो है केंद्र पर शासन करो, लेकिन जो राज्य है, राज्य को खुद से जो भी यहाँ के लोकल राजा थे या फिर जो भी यहाँ का मतलब लोकल गवर्नमेंट्स था, उसको राज करने दो। जैसे कि अभी हो रहा है। अभी क्या है? अभी जिस प्रकार से आप लोग देख सकते होंगे कि केंद्र में क्या है, केंद्र में पूरा नियंत्रण जो होता है ये राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार का होता है। और क्या करता है, जो राज्य में जो है अपना अपना अलग अलग क्या है, स्टेट है, उसमें अलग अलग मुख्यमंत्री बैठते हैं, अलग मंत्री बैठते हैं। तो इस प्रकार के वो चाहते थे। तो ये जो आंदोलन था, ये क्या था? ये जो था राज्य को स्वयं का शासन करने दे, ये इसका क्या था? बात था। ओके, तो ये करना चाहते थे। अब देखिए ये आंदोलन क्या था? 2 चरण में हुआ था। पहला चरण क्या था? पहला चरण जो है ये होता है अप्रैल 1916 में होता है और एक होता है सितंबर 1916 में होता है। अब हम लोग एक एक के बारे में देखेंगे कि अप्रैल 1916 में जो पहला चरण था होम रूल आंदोलन का, इसका नेतृत्व कौन किया, और दूसरा चरण जो सितंबर 1916 था, इसका नेतृत्व कौन किया था, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि होम रूल आंदोलन का पहला चरण अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अप्रैल 1916 में शुरू हुआ था। और इनको शुरू कौन किया था? तो इसको शुरू किया था कौन? बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था। बात क्लियर? अब देखिए अप्रैल 1916 जो कि होम रूल आंदोलन का पहला था, ठीक है, पहला चरण था, इसकी स्थापना या फिर इसके संस्थापक कौन था? तो इससे या फिर इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इनका जो है नेतृत्वकर्ता का नाम था बाल गंगाधर तिलक था। बात क्लियर? अब देखिए बाल गंगाधर तिलक ने इसी आंदोलन में कहा था, यानी कौन सा आंदोलन में? आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा, या फिर मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। ये कथन किसका है? तो आप लोग को सभी को पता है कि ये जो है ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। बात क्लियर? इन्होंने ही कहा था, लेकिन कब कहा था? तो इसने जो है जो होम रूल आंदोलन जब चल रहा था पहला चरण, उसी वक्त क्या था? इसी वक्त जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था
कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये कथन कहा था। अब देखिए क्या था, वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? वैलेंटाइन सिरोल। अब भाई आप लोग वैलेंटाइन नाम सोच के वैलेंटाइन डे का याद मत कीजिएगा, क्या नाम इसका नाम है? वैलेंटाइन सिरोल। ओके, अब पूछेगा कि ये कौन था भाई, तो ये जो है एक संपादक थे, ठीक है, यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो पेपर पर न्यूज़ पेपर जो बनाते हैं ना, ओके, जो न्यूज़ पेपर जो छापते हैं, तो उसमें जो रहते हैं, जो लोग रहते हैं, जो न्यूज़ बनाते हैं, तो उसमें से एक था उस वक्त का। क्या नाम था? वैलेंटाइन सिरोल। तो वैलेंटाइन सिरोल क्या किया? तो वैलेंटाइन सिरोल ने अपने अखबार जो इसने छापा था उसमें लिख दिया कि बाल गंगाधर तिलक जो है ये क्या था, ये जो है इंडियन आर्नेस्ट है। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई इंडियन आर्नेस्ट का मतलब क्या है, इंग्लिश पे पता है ये, उसमें लिखा हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक इज इंडियन आर्नेस्ट। इसका मतलब होता है कि भारतीय अशांति का जनक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। कौन कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को कहा था क्या? भारतीय अशांति का जनक, या फिर इंग्लिश में लिखा जा सकता है इंडियन आर्नेस्ट, इसने कहा था। ठीक है, अब जैसे ही बाल गंगाधर तिलक को पता चला कि वैलेंटाइन सिरोल जो है इसको भारतीय अशांति का जनक कहा है, तो क्या किया? तो इसने जो है इन पर मुकदमा करने के लिए, केस करने के लिए कहाँ चले गए? ये जो है लंदन चले गया। बहुत गुस्सा वाला आदमी था भाई बाल गंगाधर तिलक। क्या करता है, जैसे ही ये वैलेंटाइन सिरोल क्या करता है, इसने जो है बाल गंगाधर तिलक को इंडियन आर्नेस्ट कहा, तो क्या करता है, इसके बाद जो है वे क्या करते हैं, उन पर मुकदमा करने के लिए लंदन चले जाते हैं। और जैसे ही वे लंदन चले जाते हैं, अब क्या होता है, अब जो है जो होम रूल आंदोलन का पहला चरण चल रहा था उसका नेतृत्व करता ही अगर गायब हो जाएगा तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? उस आंदोलन को नेतृत्व कौन करेगा? जैसे कि मान लेते हैं कि अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अगर हम ही गायब हो गए तो आप लोग को कौन पढ़ाएगा? ठीक है, यहाँ से तो नहीं पढ़ा पाएंगे हम, बोर्ड तो अकेले नहीं पढ़ाएगा आपको। तो उसी प्रकार से जब भारत में होम रूल आंदोलन का पहला चरण चल रहा था, उस वक्त इनका जो नेतृत्व करता था जो कि बाल गंगाधर तिलक थे, ये क्या किए, ये जो है लंदन चले गए। किस लिए गए थे? ये जो है मुकदमा करने, वैलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा करने के लिए लंदन चले गए थे। तो जैसे ये लंदन चले गए तो क्या होता है, इसके बाद ये आंदोलन खुद ही 1915 में क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। बात क्लियर? अब देखिए, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई जो होम रूल आंदोलन का जो पहला चरण था, ठीक है, इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ था? मुख्य क्षेत्र मतलब किस एरिया में जो है ये आंदोलन हो रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अगर पहला चरण बोले तो, अगर क्या बोले, अगर पहला चरण बोले, होम रूल आंदोलन का पहला चरण अगर पूछे कि इसका जो है क्षेत्र कहाँ था, तो क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोले कि भाई दूसरा चरण के बारे में बताओ हमको, कि होम रूल आंदोलन का दूसरा चरण जो है इसका क्षेत्र कहाँ था, तो क्या हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा। ठीक है, मद्रास हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पहला चरण का नेतृत्वकर्ता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। और दूसरा चरण का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये हो जाएगा, था नहीं होगा, थी होगी। कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट थी, लड़की थी वो। यहाँ तक बात क्लियर, सबको समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़े, अप्रैल 1916 हो गया। अब हम लोग सितंबर वाला देखते हैं, यानी कि होम रूल आंदोलन का दूसरा चरण को अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या है दूसरा, यानी कि सितंबर 1916 में इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? एनी बेसेंट था। अब ये जो हो रहा था, जैसे ही एनी बेसेंट क्या करता है, होम रूल आंदोलन का द्वितीय चरण जब शुरू करता है, तो क्या होता है, ये जो है तुरंत ही ये आंदोलन क्या होता है, ये आंदोलन जो है तुरंत ही क्या हो जाता है, पूरा देश में फैलने लगता है। पूरा देश में क्या होता है, पूरा देश में ये फैलने लगता है। तो अंग्रेज डर गए और ये बोले कि भाई ये तो भाई बहुत खतरनाक लड़की है, ये तुरंत ही आकर के क्या होता है। अब देखिए जो एनी बेसेंट है ना, ये इंडियंस नहीं थी, ये आयरलैंड की थी। अब विदेशी लड़की क्या हो गई, विदेशी लड़की भारत में आकर के क्या कर रहा है, इंडिया के पक्ष में ब्रिटेन पर क्या कर रहा है, ब्रिटेन पर जो है आंदोलन कर रहा है, ब्रिटेन के ऊपर। ओके, तो क्या होता है, अंग्रेज सरकार डर गया और क्या किया, और उनको जो है तुरंत ही
कहाँ, किसको, एनी बेसेंट को तुरंत ही क्या करता है, जेल भेज देता है। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि अगर हम इसको कुछ रोके नहीं तो क्या हो जाएगा। तो एनी बेसेंट जो है इस आंदोलन को पूरी जोर तोड़ से ये पकड़ लेगी ये। ओके, तो क्या होता है, एनी बेसेंट को क्या करता है, एनी बेसेंट को जो है जेल में ले जाता है अंग्रेज, और क्या होता है, खुद ही जैसे ही वो जेल में चली गई तो क्या होता है, खुद जो ये आंदोलन था ये भी समाप्त हो जाता है। अब देखिए, अब अगर कोई आंदोलन चल रहा है और उसका नेतृत्वकर्ता को ही अगर क्या कर ले, पकड़ ले, तो जो भी उसके पीछे में लोग रहेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई किस प्रकार से लीड करेगा, कौन हमें लीड करेगा। तो बिना नेता का कोई भी काम नहीं हो पाया। तो पहला क्या था, जो पहला चरण हुआ था उसमें जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो पहला नेतृत्व करता थे होम रूल आंदोलन का, वो लंदन चले गए, जिसके कारण क्या हो गया, ये जो होम रूल आंदोलन का जो पहला चरण था वो खुद ही समाप्त हो गया। दूसरा क्या था, दूसरा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था दूसरा चरण, क्योंकि इसमें कौन थी, एनी बेसेंट थी। ओके, तो ये जैसे इनको जैसे जेल ले गया और जब इसको छोड़ा गया, कब, 1918 में जब छोड़ा गया, तो क्या था, वो जैसे निकल के आती है, जैसे जेल से आती है, क्या हमको तो छोड़ दिया, आप फिर से शुरू करेंगे आपका क्या, ये जो होम रूल आंदोलन। लेकिन जैसे वो निकलती है तो सुनने में आता है कि भाई होम रूल आंदोलन क्या हो गया था, खुद ही समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार से ही काम हुआ था। अब देखिए, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था प्रांतीय स्वायत्तता का, यानी कि राज्य का स्वशासन इसका मुख्य कारण था। यानी इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि राज्य को खुद से शासन करने दो। केंद्र में तुम शासन कर रहे, ठीक है, तुम चलाओ केंद्र का, सेंट्रल में तुम जो कर रहे करो, लेकिन जो राज्य हैं उसको अपना कानून बनाने दो और खुद से काम करने दो। ओके, रोक टोक नहीं करना है भाई, रोक टोक नहीं करो, बस यही उसका मेन उद्देश्य था। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ें, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एक मिनट, तो चलिए आज हम लोग जो है क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।